नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे जब आज बात करने के लिए जब हम जुटे हैं और आप भी जुटे हैं, दिन ऐसा था कि मत पूछिए। मतलब गजब का सेल ऑफ था पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में, यूएस में यील्ड का स्पाइक होना, जॉब रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग, एआई चिप स्टॉक्स का कोलैप्स होना, रेस्ट ऑफ एशिया बैकफुट पे था। रेस्ट ऑफ एशिया में सर कॉस्पी और निक्केई जिस तरीके से चले थे, उनका टूटना थोड़ा लाजमी भी था। वहाँ पे एक पार थे। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स इन आइसोलेशन। जो आरबीआई का एक्शन, सरकार का एक्शन, रुपये को डिफेंड करने के लिए, आपने बॉन्ड मार्केट को डीपन करने के लिए जितना बड़ा स्पेस क्रिएट किया है, अब उस पे अभी तक के इंडियन मार्केट्स के रिएक्शन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? और क्या आप मानते हैं कि यहाँ से आगे चलते हुए अगर एआई स्टोरी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और होती है तो उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी हम होंगे? आपका टेक क्या है इस पर? धन्यवाद। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही जो बोलते हैं कि आजकल इन्वेस्टर्स के टॉप ऑफ द माइंड पे है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से जो आज हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ी बहुत जो आरबीआई के एक्शंस की वजह से थोड़ी सी एक कंफर्टिंग फैक्टर है, मैं बोलूंगा। पूरी चीजों को वो रिवर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन एक तरीके से कंफर्ट दे सकती है। ऑल्सो हम जब बात करते हैं इंडिया का एनटीएआई ट्रेड के बारे में, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एआई की वजह से एक इम्पैक्ट आया है आईटी सेक्टर पे, या आएगा। और दूसरी बात है कि हाई क्रूड प्राइसेस और हाई कमोडिटी प्राइसेस और वीक रुपी एक तरीके से कुछ सेक्टर्स को हेल्प करती है, बट बाकी सेक्टर्स के लिए नेगेटिव भी है, जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी हाई थी, कंज्यूमर सेक्टर बोल रहे हैं या ऑटो सेक्टर बोल रहे हैं। तो बहुत सारी जो बोलते हैं खींचातानी चल रही है आज के दिन में प्रॉफिट्स के ऊपर, कि आगे जाके हमारी प्रॉफिट्स की आउटलुक क्या होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 की जो लास्ट 2 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है वो मात्र मेरे ख्याल से 4 या 5% सीएजीआर की रही है। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फिजिकल 27 में कि वो ग्रोथ 17 to 19% रहे। उस पे कहीं ना कहीं दबाव आएगा और वो मुझे लगता है 12 से 15% के बीच में सेटल करेगी। कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे, जैसे मैंने बोला वीक रुपी, हाई रेट्स की वजह से शायद बैंक्स अच्छा करें, कुछ कमोडिटी कंपनीज अच्छा करें, लेकिन बाकी कुछ सेक्टर्स पे उस पे उसका नेगेटिव असर आ सकता है। तो कुल मिला के हमें देखना है कि हमारी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है और हो सकता है अगले 3-6 महीने में नॉर्मलाइजेशन और भी चलती रहे। क्योंकि जो भी आज हम देख रहे हैं एआई की वजह से जो एक्साइटमेंट बाकी मार्केट्स में है, वो कुछ हद तक वाजिब भी है और कुछ हद तक हमारे पास उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है हमें उस एआई थीम से हमें बेनिफिट करने के लिए। तो हो सकता है ये पीरियड और 3-6 महीने चले। और मेरा मानना ये है कि जब तक सारी बड़ी आईपीओ नहीं होती हैं, एआई की जो बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनीज की जो आईपीओ होने वाली है, तब तक ये एआई वेव जो है एक कायम रहेगा। और हमें उस सिनेरियो में हमें ये देखना है कि हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ क्या क्या दिख रही है। जो पिछले 2 साल से अच्छी नहीं थी, वो क्या 12-15% हम ग्रोथ कर पाएंगे? तो मुझे लगता है मार्केट एक नॉर्मलाइज हो जाएगी और एक एक तरीके से एक बेस बना रही है। और ये सब जो है उसका ही एक प्रोसेस मैं समझता हूँ, और हमें इसमें इम्पेशंस नहीं रखना चाहिए कि ये 3 महीने में खत्म होगा या 1 महीने में खत्म होगा या 6 महीने में खत्म होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल ओके राहुल जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। तो फिर इन्वेस्टर्स कैसे अप्रोच करें सर इस मार्केट को, अगर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी करनी है? और अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा हो तभी एक बड़ा मौका होता है, आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का पहला कदम ले सकते हैं। तो क्या अप्रोच इन्वेस्टर्स के लिए रहेगी इस मार्केट में? नहीं, बिल्कुल सही। आई थिंक जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब एक ही निकलता है कि जैसे जैसे मार्केट टाइम करेक्ट हो रहा है और अब तो प्राइस करेक्ट भी हो रहा है, हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर होते जाएगी। क्योंकि इस माहौल में हमें रिस्क रिवॉर्ड बेटर चाहिए, जिसपे कि हम आगे जाके 12 to 15% इक्विटी रिटर्न्स हम कमा सकें। और मुझे लगता है कि आज के दिन में हमें कॉम्बिनेशन, हमें ज्यादातर करके ऐसी कैटेगरी ऑफ फंड्स में रहना चाहिए जहां हम बहुत ज्यादा थीमेटिक एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर सेक्टर पे एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, बट एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच मुझे मानता हूं कि यहाँ पे बेस्ट रहेगा।
और फ्लेक्सी कैप के अंदर जैसे कि हम सेक्टर्स का जो इंडिया में अच्छी खूबी ये है कि हमारी मार्केट्स में ब्रेड्थ बहुत है, मतलब हमारे पास सारी सेक्टर्स हैं, डिफेंसिव सेक्टर से लेके ग्रोथ सेक्टर से कंज्यूमर सेक्टर से लेके कमोडिटीज, और हम एक यूनिडायमेंशनल मार्केट नहीं है, मतलब हम एक तरफा मार्केट नहीं है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सारे सेक्टर्स को में अपना मिश्रण ऐसा रखें कि हमें कुछ ग्रोथ भी मिल रहा है, कुछ रिटर्न भी मिल रहे हैं और कुछ डिफेंसिवनेस भी है। डिफेंसिवनेस के लिए जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, आज के दिन में कंज्यूमर हो गया, आईटी में अभी भी डिफेंसिव में उसको मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा। और ग्रोथ के लिए आपकी जो ग्रोथ कंपनीज हैं या हो सकता है प्राइवेट बैंक्स आज के दिन में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप ग्रोथ ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमें एक अच्छा मिश्रण बना के ऐसे फंड में रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा थीमेटिक की तरफ ना भागें और ऐसे फंड में रहें जो कि आपके या तो सेक्टर्स को चेंज कर सके डायनेमिकली, बिकॉज मार्केट भी काफी डायनेमिक हो चुकी है, या फिर हम फ्लेक्सी कैप फंड में रहें जो कि एक जो कि ये सारे सेक्टर्स का मिश्रण जो है डायनेमिकली मैनेज कर सके। वाकई फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे आपको चीज़ें उसका एक एडवांटेज रहेगा, है ना, जैसे कि राहुल जी समझा रहे हैं आपको। वो सुबह वाला जरा एक वो डायग्राम लिखाइएगा जो हमने परसेंटेज का दिखाया था, वर्ल्ड इंडिसेस एंड देयर प्राइस परफॉर्मेंस सिंस ये जब से वॉर शुरू हुई है। उसमें आप देखेंगे कि हमें विश्व को दिखाने के लिए कम से कम एक चीज़ तो है कि हमारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप जो है वो अच्छा कर रहे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स 7.39 सिंस 27 फरवरी, मिड कैप्स 2.77। हालांकि मिड कैप लास्ट हफ्ते जब स्लाइड हुए थे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ गया, अदरवाइज स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे। हालांकि स्मॉल कैप पे आपका व्यू क्या है? I mean, क्या थोड़ा सा अपने हमारा झुकाव स्मॉल कैप इंडेक्स पे होना चाहिए या फिर स्टॉक्स पे होना चाहिए इस वक्त? वाकई पिछले 3 महीने अच्छे रहे, या फिर आपको लगता है कि फ्लेक्सी कैप के साथ ही वो काम चल जाएगा? नहीं, कुछ तो झुकाव हमारा भी स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने जैसे स्मॉल कैप में अपने टाटा स्मॉल कैप में लमसम फ्लोज स्टॉप किए थे काफी दिन पहले, 2-2.5 साल पहले। हमने अप्रैल में पहली बार लमसम फ्लोज को रीओपन किया है, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां पे हम 3 साल के लिए अच्छा व्यू लेके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कैप को मैं इसलिए फ्लेक्सी कैप के ऊपर नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी नजर में आज भी स्मॉल कैप 10 to 20% ऑफ एलोकेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी एसेट एलोकेशन। और जब तक लार्ज कैप में रिवाइवल नहीं आएगी, स्मॉल कैप भी एक तरीके से ओवर ओन्ड है और वैल्यूएशन इतनी भी चीप नहीं हुई है लार्ज कैप के कंपैरिजन में कि मैं आपको ये बोल सकूं कि स्मॉल कैप में ऑल इन हो जाइए। तो हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि 2024 के मुकाबले आज जो वैल्यूएशन है स्मॉल कैप की, वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, और इसी वजह से हमने जो भी डिसीजन लिया था स्मॉल कैप में लमसम रीओपन करने का, वो इसी वजह से लिया था। बट इसका क्या मतलब है कि मैं स्मॉल कैप को फ्लेक्सी कैप के ऊपर रख रहा हूँ या लार्ज कैप के ऊपर रख रहा हूँ? नहीं, वो अभी वो सिनेरियो अभी भी नहीं आया है। इसलिए मैं बोलूंगा फ्लेक्सी कैप में सारी चीजें कवर हो जाती हैं। मल्टी कैप में अगर अगर आप फ्लेक्सी कैप के नीचे देखना चाहते हैं तो मल्टी कैप उससे भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मल्टी कैप में आपको 25% मिनिमम स्मॉल कैप रखना ही है, 25% मिनिमम मिड कैप रखना ही है, तो आपको वो पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी रिस्क एपेटाइट है कि मैं स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ, तो बशर्ते आई थिंक ये समय बुरा नहीं है, लेकिन आपको 3 से 4 साल का व्यू रखना पड़ेगा स्मॉल कैप में। अभी वैल्यूएशन एकदम डर्ट चीप नहीं हुई है स्मॉल कैप। हम्म। राहुल जी, कमोडिटी पर क्या व्यू रहेगा आपका? प्रेशियस मेटल्स ने जिस तरीके से पिछले 1 साल में अगर इंडिया प्राइसेस की बात करो, डोमेस्टिक प्राइसेस की, तो रफली 70 से 80% की रैली दिखाई। उसके बाद अब ये करेक्शन, इसे कैसे देख रहे हैं आप? पोर्टफोलियो में इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, और क्या मानते हैं आप कि यहाँ से अब और यहाँ पे मुनाफा देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में, या फिर करेक्शन बढ़ेगी? नहीं, देखिए, आज जो भी गोल्ड में हो रहा है वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स के सिनेरियो को देखते हुए हो रहा है कि लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में बढ़ रही हैं, तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो गोल्ड पे थोड़ा सा
लोगों का गोल्ड प्राइसेस पे उस वजह से थोड़ी प्रेशर पड़ी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि गोल्ड की जरूरत क्यों है आज दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड जो है एक इंसुलर जगह होते जा रही है और लोगों का कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में डॉलर पर से हल्का हल्का विश्वास कम होते जा रहा है। और हम गोल्ड जब देखते हैं तो हम गोल्ड को हमेशा रिटर्न की वजह से के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी के नजरिए से देखना चाहिए कि मान लीजिए अगर दुनिया में ऐसी सिचुएशन आती है कि दुनिया को एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ मूव करना है, तो आज कोई भी करेंसी रेडी नहीं है डॉलर से टेक ओवर करने के लिए। और इसी वजह से गोल्ड पे जो है एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि 5 से 10% एसेट एलोकेशन प्रेशियस कमोडिटीज में होना चाहिए, गोल्ड में ज्यादा। सिल्वर बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है और सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो जब सिल्वर की प्राइस बढ़ती है तो लोग सिल्वर की कंजम्पशन कम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई काम करती है और ऑटोमेटिकली उसमें एक साइकिल आती है, जो कि गोल्ड में वो चीजें नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा गोल्ड पे ज्यादा ध्यान रखते हुए आई थिंक अगर किसी ने अगर प्रीवियस रैली मिस कर दी हो या किसी के एसेट एलोकेशन में आज 0 हो, तो कम से कम 5% और अप टू 10% तो एलोकेशन बनाने का ये काफी ठीक ठाक समय है। यानी सर श्रेया ने आपसे प्रश्न पूछा है, ये श्रेया राहुल जी फुली कमिटेड है गोल्ड पे हर महीने शी इज बाइंग एवरी मंथ, है ना। एनीवे राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर, सभी सेक्टर्स पे अपना और स्पेसेस पे आउटलुक रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे एज वेल सर। इट्स